हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अस्थमा। यहाँ पर हम अस्थमा की पहले पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम अस्थमा का जो ट्रीटमेंट होता है, मतलब कि एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स, उसको भी आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा अस्थमा सीरीज का जो है वो फर्स्ट पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग जो है अस्थमा के क्या सिम्टम्स हैं, अस्थमा में क्या क्या चेंजेस हो जाते हैं, पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या हो जाते हैं, क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं इसके, और इसको डायग्नोसिस कैसे किया जाएगा, और पर्टिकुलरली क्या क्या चेंजेस इसमें हो जाते हैं, वही सब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ इससे पहले भी मैं आप लोगों को फार्माकोलॉजी सेक्शन के अंदर जो बी फार्म 6 सेमेस्टर है उसके काफ़ी सारे लेक्चर, जो एंटी माइक्रोबियल वाला सेक्शन है उसके लेक्चर दे चुका हूँ। यहाँ पर हम जो उसका फर्स्ट यूनिट है वो डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर किसी ने भी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तो आइए देखते हैं यहाँ पर अस्थमा क्या होता है। देखिए अस्थमा क्या है, बेसिकली अस्थमा इज अ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर। अस्थमा क्या है? क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है। सो क्रोनिक इन्फ्लामेटरी मतलब कि इन्फ्लामेशन इसमें बहुत ज्यादा हो जाता है। सेकंड जो है इसका रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। तो जो एयरवे का जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। एयरवे का जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो कैसा होता है? रिवर्सिबल होता है। मतलब जो एयरवे है वो क्या है? रिवर्सिबल उसका ऑब्स्ट्रक्शन है। मतलब ये हमारा अगर एयरवे है तो ये जो एयरवे है ये जो इस तरह से ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। ओके, पूरा एयरवे, बट उसमें अगर कुछ पार्ट जो है ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। और ये रिवर्सिबल होता है, इसीलिए हमने बोला है कि रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। थर्ड जो पॉइंट हम बोल रहे हैं, एबनॉर्मल ब्रोकियल हाइपर एक्टिविटी। तो ब्रोकाई जो होती है हमारी, ये हमने ब्रोकाई बनाई, ये हमारा क्या है? ब्रोकाई है। और ये ब्रोकाई की जो एक्टिविटी वो हाइपर एक्टिव हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिवनेस बढ़ जाती है उसकी, जो कि मैं नेक्स्ट पॉइंट में बता रहा हूँ। हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस टू अ स्टिमुलस। कोई भी अगर स्टिमुलस है तो उसके अगेंस्ट में हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस हो जाता है। जैसे सिंपल सी बात है, अगर हम ये कहते हैं ना कि कोई पर्सन चिड़चिड़ा हो गया है, जैसा थोड़ा सा उसको बात करी उसमें भी चिड़चिड़ापन आ रहा है, मतलब थोड़ी जिन बातों से उसको कुछ नहीं होता है उससे भी अगर उसको चिड़चिड़ापन हो रहा है, तो सिमिलरली यहाँ पे यही है कि जहां पर जो स्टिमुलस है, जैसे कि कोल्ड एयर हो गई, पोलन ग्रेन्स हो गए या डस्ट पार्टिकल हो गए, तो जिनसे नहीं होना चाहिए अगर उनसे भी अगर जो है ब्रोकाई जो है स्टिमुलेट हो रही है तो इसको हम बोलेंगे हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस और एबनॉर्मल ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी। क्लियर? नेक्स्ट, मोस्टली ये क्या होता है? एलर्जिक होता है। सो मोस्टली केसेस में अस्थमा का जो अटैक होता है वो एलर्जिक होता है। मतलब कि ज़्यादातर लोग जो है एलर्जी की वजह से जो है इस डिजीज से सफ़र करते हैं। तो ये हमने बेसिक पॉइंट बताया अस्थमा के। अब देखिए अस्थमा अटैक में होता क्या है बेसिकली। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा ब्रोकाई ट्री है और ये यहाँ पर दीज आर व्हाट? एल्वियोलाई है ये हमारी, और ये ब्रोकाई पर स्मूथ मसल है जो कि रिलैक्स है, और ये हमारी जो है ब्रोकियोल है। अब यहाँ पर होता क्या है अस्थमा के अंदर? ब्रोकियो स्पाज्म होता है। फर्स्ट हमारा क्या हो गया? ब्रोकियो स्पाज्म होता है। मतलब जो ब्रोकाई जो होती है उसके अंदर स्पाज्म होता है। जैसे आप देखते हैं कि हम जैसे अगर हम कपड़ा निचोड़ते हैं तो हम इस तरह से करते हैं, तो इस तरह से करते हैं तो जो कपड़ा निचोड़ते हैं तो उसमें से सब कुछ पानी निकल जाता है। तो यहाँ पे ब्रोकाई में स्पाज्म आता है, मतलब ब्रोकाई इस तरह से कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। तो अगर इस तरह से कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो मसल जो है उसकी जो स्मूथ मसल है वो क्या हो जाएंगी? टाइट हो जाएंगी। दूसरा क्या है? यहाँ पर इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है। हमने शुरू में ही बोला है कि यहाँ पर क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है, तो इन्फ्लामेशन बढ़ जाएगा, मतलब कि इन्फ्लामेटरी मीडिएटर जो है वो बढ़ जाते हैं। इन्फ्लामेटरी मीडिएटर हमारे क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। वो सब हम आगे आने वाली स्लाइड्स में और डिस्कस करेंगे। थर्ड जो है हमारा पॉइंट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ गया है। जो ब्रोकाइज हैं, ब्रोकाई की एपिथेलियल सेल है उसमें गॉबलेट सेल्स मिलती हैं और वो जो है म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ा देती है क्योंकि उनका नंबर भी बढ़ जाता है। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। और फोर्थ जो है ब्रोकाई के अंदर क्या हो जाता है? कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया। यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है। ओके, यहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है। तो ब्रोकाई के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो वही कॉन्स्ट्रिक्शन फर्दर क्या लेके आएगा? स्पाज्म लेके आएगा, कभी कभी अटैक के तरह। तो इस तरह की ये चार तरह के जो पॉइंट्स हैं वो आप लोगों को ध्यान रखनी, क्योंकि यही चीजें अस्थमा में होती। अब पैथोफिजियोलॉजी के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि ये चीजें आखिर होती क्यों है। क्लियर एवरीवन?
तो अब आइए देखते हैं यहाँ पर अगर आप लोगों को अस्थमा अटैक के बारे में पता लग गया होगा तो अब आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा आखिर इस डिजीज के सिम्टम क्या होते हैं। तो आइए हम सिम्टम्स को ही देखते हैं कि सिम्टम्स क्या हैं। तो देखिए यहाँ पर सिम्टम्स क्या है। फर्स्ट जो है वो है वीजिंग। वीजिंग साउंड जो है वो आएगा यहाँ पर। वीजिंग साउंड क्यों आएगा? वीजिंग मतलब कि विसल टाइप का जो साउंड है वो पर्सन जब सांस लेता है तो आता है, पर ये और भी दूसरी डिजीज में आता है, बट अस्थमा में भी ये आता है। क्यों आता है? क्योंकि देखिए ये जैसे हमारा एयरवे है, अगर ये ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, अगर ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है तो जब विसिल आपने अगर देखी हो तो विसिल में एक ऐसी पत्ती सी लगी हुई होती है, हम जब बजाते हैं तो उसकी आवाज़ आती है। तो इसी तरह से यहाँ पर एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, और ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है तो जब उसमें से हवा पास होगी, एयर पास होगी, तो उसमें से आवाज़ आएगी। इसीलिए यहाँ पर आपको सिंबल दिखाया है व्हीजिंग। सेकेंड जो है हमारा ब्रीदिंग में जो है वो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप ये डिफिकल्टी। सो सेकेंड जो है हमारा, फर्स्ट हमारा हो गया व्हीजिंग, सेकेंड हमारा हो गया डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। ओके, थर्ड जो है वो क्या है? कफिंग, कफ आता रहेगा यहाँ पर। एंड फोर्थ जो साइड इफेक्ट है यहाँ पर क्या होगा? चेस्ट के अंदर टाइटनेस लगेगी, क्योंकि सांस लेना नहीं आ रहा ना, तो चेस्ट कैसा लगेगा? टाइट टाइट सा लगेगा, तो चेस्ट टाइटनेस हो जाएगी। देन ये तो हो गए हमारे जो 4 सिम्टम मैंने आप लोगों को बताया, ये तो हमारे कॉमन सिम्टम हो गए। इसके अलावा पर्सन को क्या होगा? ट्रबल इन स्पीकिंग, क्योंकि सांस नहीं ले पा रहा तो क्या होगा? ट्रबल इन स्पीकिंग। तो बेसिकली ये तो जो है एक्यूट अस्थमा के हो गए। और सीवियर सिम्टम्स क्या होंगे? सीवियर सिम्टम्स में जो है लाइक लैक ऑफ एनर्जी और फटीग हो जाएगा हमारे पास में, या हम इसको क्या बोल सकते हैं? फटीग बोल सकते हैं, क्योंकि पर्सन सांस ही नहीं ले पा रहा। क्योंकि हमारी बॉडी में एनर्जी कैसे आती? जब हमारे पास में ऑक्सीजन हो। ऑक्सीजन कैसे आएगी? जब हम सांस लेंगे, और वही ऑक्सीजन कहाँ? ब्लड में सप्लाई होगी। तो जब ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है तो वो उस वजह से क्या हो जाएगा? लैक ऑफ एनर्जी हो जाएगी। ओके, तो ये कॉमन जो हमारे सिम्टम्स हो गए। अब अगर अस्थमा सीवियर हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा? उस केस में हमारा जो लिप्स हैं वो कैसे हो जाएंगे? ब्लू लिप्स हो जाएंगे। लिप्स कैसे हो जाएंगे? ब्लू हो जाएंगे। ओके, ब्लू क्यों हो जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर हमारे को हाइपोक्सिया हुआ है, ऑक्सीजन की कमी हो गई, O2 हमारी क्या हो गई? डेफिशिएंट हो गई। तो हाइपोक्सिया होने से क्या हो जाएगा? लिप्स जो हमारे हैं ब्लू कलर के दिखने लगेंगे। ये बहुत सीवियर अटैक, मतलब सीवियर केसेस हो जाएंगे, तब होगा ऐसा। और ट्रबल इन स्पीकिंग जो पर्सन है, तो पर्सन को क्या होगा? बोलने में दिक्कत आएगी। पर्सन को बोलने में दिक्कत आएगी तो उसको हम बोलेंगे ट्रबल इन स्पीकिंग। तो इस तरह से हमारे पास में जो है अस्थमा के सिम्टम्स हो गए। आई होप आप लोग अस्थमा के सिम्टम्स याद रखेंगे, क्योंकि ये क्लिनिकल सिम्टम है, इन्हीं के बेसिस पे डॉक्टर इसको डायग्नोस भी करेगा। तो यहाँ पर सिम्टम्स हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर देखते हैं कि हमारे दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा, आखिर ये ऐसा क्या होता है कि ये डिजीज हो जाती है? मतलब व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड दिस अस्थमा। तो आइए देखते हैं, इटियोलॉजी देखते हैं। कॉजेज को ही हम क्या बोलते हैं? इटियोलॉजी देखते हैं। तो इटियोलॉजी में हमारे पास में कौन कौन से फैक्टर है उन्हीं को देखते हैं। तो फर्स्ट जो है फैक्टर हमारा पास में क्या है वो देखिए, एलर्जन। क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया कि मोस्टली एलर्जिक होता है। तो अब एलर्जन क्या कौन कौन से हो गए? तो पहला एलर्जन क्या है? डस्ट पार्टिकल। तो डस्ट, जैसे घर में झाड़ू निकाल रहे हैं या कहीं भी पॉल्यूशन, जैसे एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, सड़क पर आप जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रही है, मकान बन रहा है, वहाँ भी डस्ट उड़ जाती है। इसके अलावा पोलन ग्रेन्स हैं। तो पोलन ग्रेन्स जैसे जो प्लांट जो के जो फ्लावर होते हैं उनके पोलन ग्रेन्स होते हैं, तो उनकी वजह से भी जो है एलर्जी हो सकती है। उसके अलावा फंगल स्पोर्स एंड इंसेक्ट पार्ट, इन सब से जो है वो एलर्जी हो सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे कि एलर्जी हो सकती है। किसी तरह की केमिकल की कोई स्मेल हो, उससे भी एलर्जी हो सकती है। सेकंड जो है हमारा वो क्या है? एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर में हमारे पास में क्या है? कोल्ड एयर। कोल्ड एयर इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से अस्थमा के अटैक आ सकते हैं। दूसरा क्या होता है? CO2 का अगर लेवल जो है वो क्या हो जाए? बढ़ जाए, तो उससे भी अस्थमेटिक अटैक आ जाएंगे। नेक्स्ट इज व्हाट? ओजोन। अगर ओजोन है या सल्फर डाइऑक्साइड है या नाइट्रिक ऑक्साइड है, तो उससे भी क्या हो सकता है? ये एनवायरमेंटल फैक्टर है, ये पॉल्यूशन की वजह से बढ़ जाते हैं। ओजोन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, तो इस वजह से जो है अस्थमेटिक अटैक आने के चांसेस हैं। थर्ड जो है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन।
रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे कि वायरल इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, तो उस केस में भी जो है अस्थमैटिक अटैक होने के चांसेस हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, उसमें भी हो सकता है। नेक्स्ट फोर्थ जो है ऑक्यूपेशनल। ऑक्यूपेशन मतलब आप किस तरह का वर्क करते हैं, तो उस वर्क कल्चर में की वजह से हो जाए। जैसे कि कोई पर्सन जो है केमिकल फैक्ट्री में वर्क करता है, अगर केमिकल फैक्ट्री में वर्क करता है तो उस रीजन से हो सकता है। प्लास्टिक फैक्ट्री, रबर की फैक्ट्री हो, तो इस तरह की इंडस्ट्री में वर्क करने वाले पर्सन्स को जो है ये अस्थमैटिक अटैक आ सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, इमोशन। बहुत कभी कभी क्या होता है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, जैसे कि स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गया, तो जैसे एग्ज़ाम का स्ट्रेस है या घर में कोई फंक्शन है उसकी एंजाइटी है, तो उस वजह से भी जो है अस्थमैटिक अटैक आ सकते हैं। नेक्स्ट जो है क्या है कि एक्सरसाइज, अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा विग्रस एक्सरसाइज कर ले, किसी को लगता है कि मुझे आज ही वजन कम करना, तो एक ही दिन में 20-25 किलोमीटर दौड़ जाए, या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ले, एक ही दिन में 80 किलो वजन मुझे कम करना है, मतलब 10 किलो वजन कम करना है, अगर 80 किलो का है तो एक दिन में नहीं हो, तो विग्रस एक्सरसाइज कर लिया, उस केस में भी क्या हो सकता है, आपको अस्थमा हो सकता है। और इंपॉर्टेंट वन इज व्हाट, 7th पॉइंट, दैट इज व्हाट, ड्रग्स जो हैं वो भी अस्थमैटिक अटैक करने में सहायक होती है। जैसे कि एस्प्रिन है, तो एस्प्रिन अस्थमैटिक अटैक कर सकते हैं। बीटा ब्लॉकर्स हो गए, तो बीटा ब्लॉकर्स भी क्या करते हैं, जैसे प्रोपेनोलॉल हो गया, मेटोप्रोलोल हो गया, जितने भी बीटा ब्लॉकर्स हैं, तो वो क्या करते हैं, ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं, ब्रोकाई को क्या करते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, इस वजह से क्या हो सकता है, अस्थमा कर सकते हैं। ये सारे हमारे क्या हो गए, इटियोलॉजी के फैक्टर्स हो गए। तो अब आइए देखते हैं पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं। अब हम पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस में आते हैं कि आखिर जो हमारी ब्रोकाइज है उसमें किस तरह के चेंजेस आएंगे। तो ये देखिए, नॉर्मल पर्सन की ब्रोकाई किस तरह की होगी और अस्थमैटिक पर्सन की ब्रोकाई किस तरह होगी, वो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मैंने आप लोगों को दिया है। यहाँ पर हम देखते हैं, ये देखिए, ये एक जनरल क्या है, म्यूकोसा है। ओके, ये ग्रीन कलर में जो है शो हो रही है, रेस्पिरेटरी म्यूकोसा है। और जो यहाँ पर ये जो होल वाला एरिया है, दैट इज व्हाट, ल्यूमन है। ये हमारे पास में क्या है, ल्यूमन है। और जो म्यूकोसा है, म्यूकोसा में दो लेयर्स होती हैं, एक तो होती है हमारी सीलिएटेड स्यूडोस्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनर एपिथेलियम, और दूसरी होती है उसके अंदर की तरफ लेमिना प्रोपिया। तो यहाँ पर देखिए, मैंने जो नॉर्मल पर्सन का डायग्राम बनाया है उसमें मैंने ये ल्यूमन बनाई है, ये होलो स्पेस है, मतलब ये रेस्पिरेटरी का पाइप जो होलो स्पेस होता है वो ल्यूमन हो गया। और इसको चारों तरफ से कवर किए हुए कौन है, जैसे ये पाइप है, तो इसको अंदर से जो कवर किए हुए है ये क्या है, म्यूकोसा है। अब म्यूकोसा में दो लेयर होगी, आउटसाइड की जो लेयर है जो ल्यूमन की तरफ होगी वो तो हो गई हमारी सीलिएटेड स्यूडोस्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनर एपिथेलियम, और अंदर की तरफ जो लेयर होगी वो होगी लेमिना प्रोपिया, और फिर उसके अंदर की तरफ सब म्यूकोसा, और फिर हमारी जो है स्मूथ मसल की लेयर होगी। तो अब जो ये तो हमारी जो है स्यूडोस्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनर एपिथेलियम सेल बनाई, बीच में मैंने यहाँ पर आपको गॉबलेट सेल्स बनाई। ओके, ये क्या बनाई है, गॉबलेट सेल्स। और यहाँ पर ये मैंने बनाई है आपको मास्ट सेल, ये हमारे पास में क्या है, मास्ट सेल, और ये हमारे पास में क्या है, टी हेल्पर सेल। अब देखिए अस्थमैटिक पर्सन में क्या होता है, तो ये अस्थमैटिक पर्सन में क्या होता है, ये तो ल्यूमन है ही से। अब अस्थमैटिक पर्सन में हमने कहा कि गॉबलेट सेल्स का जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, गॉबलेट सेल्स का नंबर बढ़ जाएगा। तो ये देखिए, ये गॉबलेट सेल है, दिस वन और दिस वन, तो गॉबलेट सेल का नंबर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब गॉबलेट सेल्स का नंबर अगर इंक्रीज हो गया तो गॉबलेट सेल का काम क्या है, म्यूकस रिलीज करना। ये जो सेल्स होती हैं ये म्यूकस रिलीज करती हैं, तो ये जो सेल्स हैं ये म्यूकस रिलीज करी, इस तरह से ये म्यूकस रिलीज कर रही। अगर ये म्यूकस रिलीज करी तो इस तरह से यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये जो है म्यूकस का क्या बन जाएगा, प्लग बन जाएंगे म्यूकस के प्लग बन जाएंगे। अगर म्यूकस के प्लग बन जाएंगे तो एयरवे जो है हमारा वो क्या हो गया, एयरवे जो है वो क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर म्यूकस के क्या बन गए, प्लग बन गए। तो यहाँ पर जो हमारी म्यूकोसा है उसकी सीलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियल जो सेल्स हैं उसमें क्या क्या चेंजेस हैं वो मैंने बताया कि गॉबलेट सेल बढ़ गई। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारी लेमिना प्रोपिया है उसमें क्या हो रहा है, मास सेल जो है, ये मास सेल नंबर जो है मास सेल का वो क्या हो गया, बढ़ गया। क्लियर, उसके अलावा इओसिनोफिल, ये क्या है, इओसिनोफिल का नंबर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसके अलावा जो है टी हेल्पर 2 सेल्स, T2 हेल्पर सेल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी, वो बढ़ जाएंगी। क्लियर, और स्मूथ मसल जो है उसकी क्या हो जाएगी, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। स्मूथ मसल की क्या हो जाएगी, हाइपरट्रॉफी। तो इस तरह के चेंजेस अस्थमैटिक पर्सन में आएंगे। ये समझ में आ गया आप लोगों को, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। इसी को मैंने
टेक्स्ट के फॉर्म में फ्लो डायग्राम में बताया। नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। देखिए क्या हो रहा है अस्थमा में, पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या हो रहा है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। तो नंबर ऑफ गॉबलेट सेल्स बढ़ रही हैं, ये मैंने अभी अभी डिस्कस किया आप लोगों के सामने। अगर गॉबलेट सेल्स बढ़ रही है तो उससे क्या बढ़ रहा है, विस्कस म्यूकस का अमाउंट बढ़ रहा है। तो विस्कस म्यूकस का अमाउंट बढ़ रहा है तो म्यूकस प्लग का फॉर्मेशन हो रहा है बहुत ज्यादा। अगर म्यूकस प्लग फॉर्मेशन हो रहा है तो एयरवे क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है। तो एयरवे क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। और फाइनली क्या आ गया, अस्थमेटिक अटैक आ गया। ओके, तो एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा क्या हो रहा है यहां पर देखिए, तो दूसरे में क्या हो रहा है हमारे पास में, रिक्रूटमेंट ऑफ मास्ट सेल और इओसिनोफिल। ये मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मास्ट सेल और इओसिनोफिल का क्या हो रहा है, रिक्रूटमेंट हो रहा है। तो मास्ट सेल और इओसिनोफिल का रिक्रूटमेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि इन्फ्लामेशन बढ़ रहा है। मतलब इन्फ्लामेशन जो है वो बढ़ रहा है, मतलब एक चेन ऑफ रिएक्शन हो रही, वो हम पूरा पैथोफिजियोलॉजिकल पाथवे पढ़ेंगे तब मैं डिस्कस करूंगा कि मास्ट सेल और इओसिनोफिल का नंबर क्यों बढ़ रहा है और उसी की वजह से इन्फ्लामेशन बढ़ रहा है। ओके, तो बहुत ज्यादा जो है मास्ट सेल और इओसिनोफिल बढ़ गई, उससे क्या हो गया, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स वो क्या होने लग जाएंगे, रिलीज होने लग जाएंगे। इन्फ्लामेटरी मीडिएटर क्या होने लग जाएंगे, रिलीज होने लग जाएंगे। और वो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स क्या करेंगे, ब्रोकाइज को डैमेज करेंगे। अब ब्रोकाई अगर डैमेज होगी तो उससे क्या होगा, ब्रोकाई के डैमेज होने से क्या होगा, ये ब्रोकाई जो है कोलिनर्जिक रिसेप्टर के एक्सपोजर में आ जाएगी। और कोलिनर्जिक रिसेप्टर के अगर एक्सपोजर में आ गई तो एसिटाइल कोलिन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और वो कोलिनर्जिक रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देगा। और कोलिनर्जिक रिसेप्टर को अगर वो एक्टिवेट करता है तो वो क्या कर देगा, ब्रोकियो कॉन्स्ट्रिक्शन कर देगा। देखिए यहाँ पर जो ब्रोकाई डैमेज हुई ना, उससे भी हमारा क्या होगा, ब्रोकियो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। और फर्दर कोलिनर्जिक रिसेप्टर का जो एक्सपोजर मिलेगा उसको, तो फिर कोलिनर्जिक रिसेप्टर भी क्या करेंगे, ब्रोकियो कॉन्स्ट्रिक्शन करेंगे। अब जब ब्रोकियो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया है तो इसका मतलब क्या हो गया, ब्रोकाई डैमेज हो रही है एक तरह से, क्योंकि ब्रोकाई इस तरह से कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है। अब ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है तो यहाँ पर ब्रोकाई की फर्दर क्या होगी, रीमॉडलिंग होगी। रीमॉडलिंग का मतलब ये हो गया कि कोई चीज अगर डैमेज हो जाती है उसको हम वापस रंग रोगन करके सुधारना। तो बॉडी क्या कर रही है कि जब ब्रोकाई कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, बॉडी को अस्थमेटिक अटैक आ रहा है, तो बॉडी खुद से अपना ठीक करने की कोशिश करती है। तो उसमें क्या होता है वो देखिए आप लोग। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ब्रोकियो कॉन्स्ट्रिक्शन में अब ब्रोकाई का क्या होगा, रीमॉडलिंग हुआ। तो यहाँ पर गॉबलेट सेल जो होंगी, गॉबलेट सेल्स का क्या होगा, हाइपरप्लेजिया होगा। गॉबलेट सेल्स का क्या हो गया, हाइपरप्लेजिया हो गया। मतलब कि हाइपरप्लेजिया का मतलब होता है नंबर इंक्रीज होना, हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है साइज इंक्रीज होना। तो यहाँ पर गॉबलेट सेल की साइज नंबर बढ़ रहे हैं, तो गॉबलेट सेल्स बढ़ रही है दोबारा से, तो दोबारा से म्यूकस रिलीज करके वो सोच रहे हैं कि हम इस तरह का एक्शन करके कॉन्स्ट्रिक्शन को कम कर दें। बट पहले वो कॉन्स्ट्रिक्शन कम होता है, फिर बाद में वापस बढ़ जाता है। सेकेंड क्या होगा, टर्न ओवर स्मूथ मसल बढ़ जाएगा और स्मूथ मसल की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी और ब्रोकाई जो है वो हाइपर एक्टिव हो जाएगी, हाइपर एक्टिविटी ऑफ ब्रोकाई। तो ये जो सारे हैं, ये ब्रोकियो कॉन्स्ट्रिक्शन होने के बाद ब्रोकाई की रीमॉडलिंग होती है और उससे फर्दर रीमॉडलिंग होने से फर्दर दोबारा से फिर अस्थमेटिक अटैक होने के वापस, क्योंकि क्रोनिक स्टेज में पहुंच जाएगा तो और ब्रोकाई जो है डैमेज होंगी और फर्दर अटैक्स आएंगे। तो इस तरह के पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। ये हमने टेक्स्ट की फॉर्मेट में बताया। आगे मैं आप लोगों को यही सारी सब कुछ चीजें इसको डायग्रामेटिक वे में पूरा समझाऊंगा कि पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस के पैथोफिजियोलॉजिकल पाथवे क्या है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी आप यहाँ पर देखिए कि क्लासिफिकेशन ऑफ अस्थमा क्या है। तो देखिए अस्थमा को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। अस्थमा कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप, एक्सट्रिंसिक अस्थमा और इंट्रिंसिक अस्थमा। एक्सट्रिंसिक अस्थमा को ही जो है एटॉपिक अस्थमा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एटॉपिक अस्थमा। और इंट्रिंसिक अस्थमा को बोलते हैं नॉन एटॉपिक। ओके, अब एक्सट्रिंसिक अस्थमा के देखते हैं कि फीचर्स क्या है एक्सट्रिंसिक अस्थमा के। तो मेनली एक्सट्रिंसिक अस्थमा एक्सोजीनस फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं कि जैसे पोलन ग्रेन्स हो गए या दूसरी जो चीजें डस्ट पार्टिकल हो गए, मोस्टली एलर्जिक रिएक्शन वाली जो चीजें होती हैं वो ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं। इसमें एंटीजन और एलर्जेंस जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे और इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन इसमें क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। पर्टिकुलरली इम्यूनोग्लोबिन IgE बॉडी के एंटीबॉडी का बनना और टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व हो रही है। अगर हम इंट्रिंसिक की बात करें तो इंट्रिंसिक में जो है हमारे पास में
एंजाइटी रीजन हो गया, फटीग हो गया, स्ट्रेस हो गया, इमोशन हो गया, ये जो है इसके रीजन होते हैं। तो यहाँ पर नॉन इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। एक्सट्रिंसिक अस्थमा जो है उसमें सिस्टेमिक टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है। आई होप आप लोगों को यहाँ पर अस्थमा के टाइप समझ में आए होंगे। यहाँ पर हमने किस तरह से अस्थमा का जो है ओरिजिन हो रहा है उसके बेस पे है। इसके अलावा अस्थमा को दूसरी तरह से भी डिस्कस कर सकते हैं, वो हम ट्रीटमेंट में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है, जैसे कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, सीजनल और स्टेटस अस्थमेटिकस। तो इस तरह की 5 फॉर्म है, उनको भी हम डिजीज के सीवियरिटी के बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। ये हमने ओरिजिन के बेस पे बताया। ओके, अब यहाँ पर देखिए हम इसको डायग्नोस कैसे करेंगे अगर ये डायग्नोस करना है तो देखिए सबसे पहले तो हमारे पास में क्लिनिकल सिम्टम्स है। क्लिनिकल सिम्टम्स के थ्रू डायग्नोस करते हैं, जैसे कि जो हमने इससे पहले दिखाया कि वीजिंग हो गया, चेस्ट पेन हो गया, ये सारे सिम्टम्स हैं तो उससे डायग्नोस कर सकते हैं। सेकंड जो हमारा फीचर है वो क्या है, स्पाइरोमीट्री। एफईवी का मतलब क्या हो गया, फोर्स एक्सपीरेटरी वॉल्यूम। यहाँ पर देखिए फोर्स एक्सपीरेटरी वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है पर्सन का, तो फोर्स एक्सपीरेटरी वॉल्यूम को देखा जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा ब्लड टेस्ट हम करते हैं, और ब्लड टेस्ट में क्या चेक किया जाएगा, ब्लड टेस्ट में हम IgE को चेक करेंगे। IgE हमने चेक कर लिया। इसके अलावा इओसिनोफिल्स को चेक किया जाएगा। यहाँ पर पर्सन को इओसिनोफिलिया हो जाता है, हिस्टामिन का लेवल हो गया, ये सब कुछ बायोमार्कर हैं, उनको चेक किया जाएगा। साइटोकाइंस का लेवल जो है उसको चेक किया जाएगा, हिस्टामिन इसको चेक किया जाएगा। तो ये ब्लड टेस्ट हो गया। इसके अलावा क्या किया जा सकता है, एक्सरे किया जाएगा। तो एक्सरे में क्या होगा, जो चेस्ट है वो क्या दिखेंगे आपको, इन्फ्लेटेड दिखेंगे। क्या दिखेंगे, चेस्ट जो है, लंग्स जो है पर्टिकुलरली इन्फ्लेटेड का मतलब हो गया हमारी जो एल्वियोलाई हैं वो इस तरह से फूली हुई नजर आएंगी। एल्वियोलाई फूली हुई क्यों नजर आएंगी, तो यहाँ पर देखिए ये हमारे लंग्स हो गए। अब ये लंग्स में हो क्या रहा है अस्थमा में कि ऑक्सीजन जो है वो तो आ नहीं पा रही है और जो CO2 है वो बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइपर कैप्निया हो रहा है। क्या हो रहा है, हाइपर कैप्निया हो रहा है और हाइपोक्सिया हो रहा है। अब जब O2 नहीं आ पा रही है तो यहाँ पर O2 नहीं आ पा रही है और यहाँ पर CO2 बढ़ती जा रही है, इसीलिए ये जो एल्वियोलाई है इन्फ्लेटेड दिखेगी। इनका वॉल्यूम जो है आपको इस तरह से बड़ा हुआ दिखेगा। क्लियर, इसीलिए हम बोलेंगे कि लंग्स जो हैं वो इन्फ्लेटेड हो गए, ये रेस्पिरेटरी फेलियर वाली कंडीशंस में होंगे। आई होप यहाँ पर मैंने आप लोगों को जो शुरुआत के जो कुछ पॉइंट्स बताए इस लेक्चर में, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ अस्थमा क्या है, एटियोलॉजी क्या है, सिम्टम्स क्या है, अस्थमा के पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं, वो आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अस्थमा का पैथोफिजियोलॉजिकल पाथवे। तो ये आप लोगों को पैथोफिजियोलॉजी में भी काम आएगा और अस्थमा के चैप्टर में तो काम आएगा ही आएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी मैंने बीच बीच में दिए, उन क्वेश्चंस के आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। जय भारत, जय हिंद।